और अब बात उस शाहरुख की जिसकी चर्चा दिल्ली से लेकर पूरे देश में है। 8 दिन के बाद आखिरकार शाहरुख पकड़ में आ गया। शाहरुख पर अभी बड़ी जानकारी भी मिली है। जाफराबाद में गोली चलाने के बाद शाहरुख रात में क्लब गया था, वहां पार्टी की। अगले दिन वो कनॉट प्लेस गया, रात को वहीं एक पार्किंग में सोया और इसके बाद दिल्ली से फरार हो गया। शाहरुख पिस्तौल को यमुना नदी में फेंकने की बात कह रहा है। शाहरुख पठान की पूरी क्रोनोलॉजी देखनी और समझनी बहुत जरूरी है। दिल्ली दंगे का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। इसकी कवर स्टोरी की यह पिक्चर है। चैप्टर का पहला कैरेक्टर शाहरुख पठान है, लेकिन आखिरी नहीं है, क्योंकि अभी कहानी स्टार्ट हुई है। शाहरुख पठान आ गया है, लेकिन पिस्तौल अभी बाकी है। अभी तक कहा जा रहा था कि दंगे में देसी तमंचे चले हैं, लेकिन यह पिस्तौल है जिससे एक के बाद एक 3 गोलियां दागी गई। इसके गवाह खुद कांस्टेबल दीपक दहिया है। शाहरुख पठान कहां से पकड़ा गया, पिस्तौल कहां है, क्या शाहरुख का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, शाहरुख को कौन छिपा रहा था, क्या शाहरुख किसी गैंग का सदस्य है, अभी कितने शाहरुख एक्टिव हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले शाहरुख पठान दिन भर क्या करता था, कैसे रहता था, किस चीज का शौकीन है, ये जरूर देखिए। बड़ा बुलेट प्यारा शाहरुख बुलेट चलाते हुए टिकटॉक बनाता है। बड़ा बुलेट प्यारा सी अपना नाउ दे बुलेट चमकाउंदे ते हौली चलाउंदे। जिन हाथों में पिस्तौल थी, उन्हीं हाथों में वेट रॉड होती है। हुक्का पीते हुए वीडियो अपलोड करता है। खेतों में किसी मतलब ट्रेंड वाला सीन, सुनती वो की जगवार वाला सीन। खुद को शेर बताता है। इन गलियों में डांस करता है। इन सभी वीडियोस को देखने के बाद एक बात क्रिस्टल क्लियर है कि शाहरुख मॉडर्न है, शो ऑफ का जबरदस्त शौक रखता है। इसे किसी मौलाना ने रेडिकलाइज नहीं किया है। शाहरुख का ब्रेन वॉश भी नहीं हुआ है। अगर यह क्रिमिनल है तो इसके पीछे कौन है, यह सवाल सबसे बड़ा चैलेंज बना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमारी टीम ने अलग अलग लोकेशन पर जाकर पूरी पड़ताल की, लोगों से पूछताछ की, सबूत इकट्ठा किए, रिसर्च की, फैमिली हिस्ट्री निकाली और फिर कहीं जाकर पूरी कॉन्स्पिरेसी सामने आई। सबसे पहले समझिए शाहरुख कितना शातिर है, इसका दिमाग किस कदर क्रिमिनल की तरह चलता है। 24 फरवरी को गोली चलाने के बाद शाहरुख ने सबसे पहले सोशल मीडिया से अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सब इसने डिलीट कर दिए। शाहरुख चाहता था कि उसकी एक ही तस्वीर दुनिया के सामने आए। उसके नाम, उसकी पहचान को लेकर कंफ्यूजन बना रहे। पुलिस का कहना है कि शाहरुख ने तैश में आकर गोली चला दी थी। इसने बताया कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था और पत्थरबाजी होने लगी तो ये तैश में आ गया और स्पर ऑफ मूवमेंट पे इसने फायरिंग कर। जिन हाथों में पहली बार पिस्तौल आती है, उसको उठाकर फायर करने में बहुत हिम्मत चाहिए। चाहे गुस्सा कितना भी हो, लेकिन जब गोली चलती है तो उसकी आवाज, उसका झटका ही पूरे शरीर और दिमाग को हिलाकर रख देता है। लेकिन शाहरुख एक गोली पर नहीं रुका। उसने एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई और 6 फीट ऊंची रेलिंग को कूदकर भाग गया।
दोपहर लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच शाहरुख नाम का जो शख्स है, जो कि जिसकी पहचान बाद में शाहरुख पठान के रूप में हुई थी, शाहरुख पठान जो है भीड़ में आगे बढ़ता है और ओपन फायर करता है। लगभग 8 राउंड फायरिंग जो है वो शाहरुख पठान की तरफ से की जाती है और जब दीपक दहिया, कांस्टेबल दीपक दहिया सामने आते हैं तो उनके ऊपर भी शाहरुख पठान जो है पिस्टल तान देता है। इसके अलावा जो शाहरुख पठान है वो इसी ग्रिल के ऊपर चढ़ता है और क्योंकि जो सीए और एनआरसी के जो पक्ष में लोग थे वो उस रोड से इस तरफ आ रहे थे तो उनके ऊपर भी जो फायरिंग करने की जो है वो शाहरुख पठान कोशिश करता है। 8 राउंड फायरिंग करने के बाद और जो कांस्टेबल दीपक दहिया है उसके पास ऊपर पिस्टल तानने के बाद जो शाहरुख है वापस पीछे की तरफ चला जाता है, भीड़ में गुम हो जाता है। उसके बाद से ही लगातार पुलिस की कई टीमें जो है वो उसके ऊपर ढूंढ रही थी। शाहरुख के हाथों में जो पिस्तौल है, अगर उसने वो दिल्ली से खरीदी होती तो उसका लाइसेंस होता, जिसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। दिल्ली जैसे शहर में पिस्तौल का लाइसेंस भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर ये पिस्तौल शाहरुख की होती तो इसका रिकॉर्ड पुलिस को मिल चुका होता। ऐसे में यह पिस्तौल शाहरुख के पास आई कहां से, ये सीधे दिल्ली पुलिस से समझिए। जो पिस्टल इसके पास है, क्या वो पिस्टल बरामद हुआ है? वो पिस्टल इसने कहां से हासिल किया था? इसके कहने के मुताबिक इनका कोई लेबर था जो इसकी फैक्ट्री है, कोई सॉक्स की घर के ऊपर बनाता है, उसमें काम करता था, जो मुंगेर का रहने वाला, उससे लिया था। किस टाइप का ये पिस्टल है सर? पूरा ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, मुंगेर का बना हुआ। बाकी हम एफएसएल से कंफर्म कराएंगे। क्या पिस्टल बरामद कर लिया क्या आप लोगों ने? अभी कोशिश कर रहे हैं सर। और ये पिस्टल जब इसने कितने राउंड वहां पे फायरिंग का अभी तक पता लगा, कितने राउंड से फायरिंग किए थे? अभी तक पता लगा 3 राउंड फायर किए थे। जिस तरह से शाहरुख पठान गोलियां चला रहा था उससे साफ है कि वो पिस्तौल चलाने में भी एक्सपर्ट है। ऑन द स्पॉट शाहरुख ने क्या क्या किया था ये हमने जाना पुलिस कांस्टेबल दीपक दहिया से। दीपक जी, जो तस्वीर सामने आई, जो वीडियो में दिख रहा है कि कैसे आपके सामने पिस्टल लहराता हुआ शाहरुख नाम का वो शख्स पहुंचता है, फायर करता है, क्या हुआ था, कितने बज रहे थे, पूरी बात बताइए तसल्ली से। क्या पता लगा था? नियरली 2 से 3 का टाइम था सर, दोपहर में, और हम मॉब को कंट्रोल कर रहे थे सर दूसरी साइड के रोड पे। तो जैसे ही मैं उधर से इस रोड पे आया जाफराबाद से मौजपुर की तरफ वाले पे, तो वहाँ अचानक से वो फायरिंग करता हुआ आ रहा था पब्लिक के ऊपर, और बीच में सर मैंने देखा कि ये ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैंने उसको चेतावनी दी कि वहीं पर रुक जाओ, नहीं तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर इस तरीके से मैंने उनको चेतावनी दी। वो थोड़ा सा वो नर्वस हो गया, फिर उसने एक साइड दूसरा फायर करके और वो वापस अपने मॉब में वापस चला गया। शाहरुख पठान गोलियां चलाने के बाद कहां फरार हुआ, कैसे फरार हुआ, पूरा मैप देखिए। 24 फरवरी को गोली चलाने के बाद शाहरुख कनॉट प्लेस की पार्किंग में सोया, फिर जालंधर भाग गया, वहां से बरेली पहुंचा, फिर शामली आया। पुलिस दावा कर रही है कि इसे एक बस स्टैंड से उस वक्त गिरफ्तार किया है जब ये वहां से भी भागने की फिराक में था, लेकिन जिस तरीके से सर्विलांस लगाया हुआ था, तमाम जो टेक्निकल टीम थी वो लगी हुई थी, उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका एक साथी है जो कि शामली में रहता है, उसने इसकी छिपने में मदद की थी, उससे भी पूछताछ की जाएगी। इसके पिता ने भी इसकी छिपने में मदद की थी, ये सवाल हमने पूछा अजीत कुमार सिंगला जो कि एडिशनल सीपी क्राइम है, उनका कहना है ये बात भी जानकारी में आई है और अब तक इनके जो पिता हैं वो फरार है, शाहरुख का पिता अब तक फरार है, जो 2 बार जेल जा चुका है ड्रग सप्लाई के केस में। उसे भी पकड़ना है कि कहां पर ये लोग छिपे थे। जब दिल्ली पुलिस ने शाहरुख को मीडिया के सामने पेश किया तो हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने सीधे शाहरुख से सवाल किए, फायर क्यों किया था? पछतावा है कि पुलिस वाले के ऊपर फायर किया था आपने? शाहरुख, आप बताइए कि पुलिस वाले के ऊपर फायर क्यों किया था? यहाँ पर जो है वो शाहरुख को मीडिया के सामने जो है वो पेश किया, लेकिन शाहरुख जो है वो इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर उसने क्यों, जो जाफराबाद इलाका है और आखिर जो पुलिस के ऊपर पुलिस कांस्टेबल था उसके ऊपर आखिर उसने क्यों फायर किया है। लेकिन शाहरुख चुप रहा, उसने अपनी सफाई पर कुछ नहीं बोला, न किसी तरह का पछतावा दिखाया। ऐसे में शाहरुख के बैकग्राउंड की पड़ताल भी बहुत जरूरी है। हमारी दूसरी टीम उसके घर पहुंची, लेकिन दरवाजे पर ताला लटका था।
शाहरुख के घर के बाहर खड़े हैं। 108 नंबर ये घर है, लेकिन घर के बाहर ताला लगा हुआ है। दरअसल जिस दिन ये हिंसा हुई थी उस दिन से ही बताया जा रहा है कि शाहरुख अपने पूरे परिवार के साथ घर में मौजूद नहीं है। तब से ही शाहरुख फरार है। हालांकि परिवार के लोग कहां पर है ये भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस दिन से हिंसा हुई दिल्ली में शुरू हुई और जिस दिन से शाहरुख की तस्वीर सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, वायरल हुई, उसके बाद से ही शाहरुख के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। तहकीकात में हमें मालूम पड़ा शाहरुख अपने पूरे परिवार के साथ भाग गया था। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की, शाहरुख के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। नहीं, हमने यहाँ मेरे ख्याल से उन्हें यहाँ रहते हुए 38 साल के करीब हो गए, जब से हमने पैदा यहाँ हुआ है, जब से तो हमने देखा नहीं। अब आगे वहाँ की हमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने उस दिन जब तस्वीर देखी शाहरुख की, क्योंकि सब जगह पर वो तस्वीर वायरल हुई, खबरों में वो चली कि किस तरह शाहरुख पिस्तौल ताने पुलिसकर्मी पर फायरिंग कर रहा है, वो तस्वीर देखकर आपको हैरानी हुई? हाँ जी, बिल्कुल हैरानी हुई। जो कभी लड़ाई दंगे कभी गली में नहीं करे उसने, और वो पिस्टल लेके वहाँ पे फायर कर रहा है, हमें बहुत हैरानी हुई इस बात से। उसका कोई गली में कोई रिकॉर्ड नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, इस बात को अफसोस हुआ। उसके पापा भी जो है दशहरे पे या वैसे जो है ना मीठा पानी वगैरह भी सब बांटते थे, सब कुछ। कभी कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट किसी? ना मैंने कभी नहीं देखा। शाहरुख के पास पिस्टल है, उसके पिता पर केस दर्ज है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पुलिस अभी तक पिस्टल बरामद नहीं कर सकी है। हालांकि पुलिस ने बताया है कि शाहरुख ने पिस्टल मुंगेर से खरीदी थी। मुंगेर बिहार का शहर है जो अवैध हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग के लिए बदनाम है। साल 2018 में बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए गए थे, जिसमें AK-47 भी शामिल थे। शाहरुख की फैक्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर ने मुंगेर से ही लाकर उसे ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल दी थी। दिल्ली दंगे के दौरान ऐसे कितने हथियार कहां से सप्लाई किए गए, यह भी जांच का विषय है, क्योंकि दिल्ली में 72 घंटों के अंदर 600 राउंड फायरिंग हुई थी। जाहिर है शाहरुख पकड़ा जा चुका है और अब कई अहम खुलासे भी जरूर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कोई आपसे कहे कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड उन्हें दे दें, आप डरेंगे, आप पासवर्ड बताने से कतराएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स अनजान लोगों को हैंडल करने के लिए देंगे। एक दिन प्रधानमंत्री के सभी सोशल मीडिया के अकाउंट्स कोई दूसरा शख्स चलाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनोखा प्रयोग है, ऐसा प्रयोग जो वही इंसान कर सकता है जो कभी नर्वस नहीं होता। आज आप मोदी के प्रयोग के बारे में सुनिए और समझिए कि प्रधानमंत्री की जिंदगी कैसे एक खुली किताब है। मैं खुद सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ, बहुत सालों से एक्टिव हूँ, और मुझे उसके बेनिफिट भी मिले हैं। मैं देख रहा हूँ कि दूर सुदूर गांव में कोई छोटी भी घटना मुझे सोशल मीडिया से पता चलती है, तो मैं गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन में लाता हूँ। मुझे बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं एक्शन में। तो गुड गवर्नेंस के लिए जो नीचे से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। मोदी एक ट्वीट करते हैं, 10 टॉप ट्रेंड बन जाते हैं। मोदी सोशल मीडिया पर एक टीजर देते हैं, पूरी पिक्चर बदल जाती है। बहुत लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, फेक न्यूज को शेयर करने, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के दिमाग में सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है और फिलॉसफी एकदम अलग है। जहां से लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से प्रधानमंत्री मोदी की सोच शुरू होती है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक प्रयोग किया, ऐसा प्रयोग जिसका इनोवेटिव आइडिया सुनकर सोशल मीडिया की दुनिया चकित रह गई। सोशल मीडिया पर नारी शक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉजिटिव कैंपेन आउट ऑफ द बॉक्स है। आज दुनिया में हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, हर इंसान सोशल मीडिया से कनेक्ट है, लेकिन इसी सोशल मीडिया को नरेंद्र मोदी ने पॉजिटिव सोच के नायाब टूल की तरह इस्तेमाल किया है। मैं 2009 में सोशल मीडिया से जुड़ा था, तब यह मुख्य धारा में भी नहीं था। हमें सोशल मीडिया का उपयोग कनेक्ट, कम्युनिकेट और करेक्ट करने के लिए करना चाहिए। यह भारत भर के लोगों के साथ जुड़ने, विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार जानने, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक शानदार मंच है। और अगर कोई झूठ फैला रहा है
या गालियां दे रहा है तो उसे भी सबके सामने लेने का यह एक मंच भी है। जब सोशल मीडिया की बात आती है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वे 3 चीजों पर जरूर ध्यान दें। पहला, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। दूसरा, ईमानदारी। और तीसरा, सटीकता। जितना हो सके सकारात्मक बातें शेयर करें, सकारात्मक खबरें शेयर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी के एक ट्वीट से सोशल मीडिया छोड़ने की दुनिया भर में चर्चा क्यों हुई है। इसे समझने के लिए आपको सोशल मीडिया से नरेंद्र मोदी का रिश्ता समझना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का डंका बजता है। देश में नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर नंबर 1 है। कोई नेता और अभिनेता मोदी के आसपास भी नहीं। तो दुनिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर मोदी से पीछे है ट्रंप, सोशल मीडिया पर मोदी से पीछे है पुतिन। आज नरेंद्र मोदी के करोड़ों फॉलोअर हैं। यह तब है जब मोदी साल 2009 में पहली बार सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए। मोदी की वर्किंग स्टाइल के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब सोशल मीडिया के जरिए बाढ़ पीड़ित की जान बचाई थी। When I was in गुजरात, मेरे यहाँ एक नदी है, मही नदी। वहां 5 साल में एक बार बाढ़ आती है, लेकिन एक साल में 5 बार बाढ़ आई और गवर्नमेंट मशीनरी भी थक जाए। लेकिन मेरे पास सोशल मीडिया का नेटवर्क था, तो मैं मैसेजिंग करता था। तब तो लैंग्वेज में हमारे मैसेजिंग की सुविधा उतनी नहीं थी, तो मैं रोमन लिपि में ही गुजराती मैसेज देखता था। और आप हैरान हो जाएंगे कि 1 साल में 5 बार बाढ़ आई, एक भी पशु नहीं मरा, एक भी नागरिक नहीं मरा। प्रॉपर्टी का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हम लोगों को बचा पाए, एंड दैट वाज जस्ट विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क। इसलिए मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस के लिए सोशल मीडिया को पॉजिटिवली उपयोग किया जा सकता है। सोशल मीडिया से नरेंद्र मोदी का रिश्ता समझना है तो आपको कुछ आंकड़ों को गौर से सुनना होगा। यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मोदी कितने करोड़ लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर 5.33 करोड़ फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पर 3.52 करोड़, फेसबुक पर 4.46 करोड़, तो यूट्यूब चैनल पर 45 लाख सब्सक्राइबर हैं। अगर इसे जोड़ दें तो टोटल फॉलोअर्स की संख्या 13 करोड़ 76 लाख है। सोशल मीडिया पर टेक्नो से भी नरेंद्र मोदी की कई सेल्फी वायरल हुई, तो 2019 की जीत पर मोदी का ट्वीट गोल्डन ट्वीट ऑफ द ईयर भी रहा। मोदी ने लिखा था, सबका साथ प्लस सबका विकास प्लस सबका विश्वास इज इक्वल टू विजयी भारत। इस ट्वीट को 4,18,000 लोगों ने लाइक किया, 1,17,000 लोगों ने रीट्वीट किया। सोशल मीडिया को लेकर मोदी की फिलॉसफी क्या है, इसकी व्याख्या खुद मोदी से सुनिए। और मैं मानता हूं थ्रू सोशल मीडिया समाज का नेतृत्व करने वाले हर लोग, नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया लीडरशिप, एजुकेशन लीडरशिप, कल्चरल लीडरशिप, इवन स्पोर्ट्स पर्सन, हर एक ने उसमें से सीखना चाहिए। सोशल मीडिया सिखाने के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, सीखने के माध्यम के रूप में लेना चाहिए। और मैंने सोशल मीडिया को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में लिया है। मैंने सोशल मीडिया को जनता जनार्दन के दूर सुदूर व्यक्ति से कनेक्ट होने के लिए एक हाईवे के रूप में उपयोग किया है, जिसने मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। मैंने सोशल मीडिया का उपयोग मेरी बातों को डिसमिनेट करने के लिए नहीं किया है, मैंने करोड़ों लोगों की बातों को ग्रहण करने के लिए लिया है। मोदी के डिजिटल इंडिया के आइडिया में सोशल मीडिया का रोल क्या है, यह आपको आगे बताएंगे। सोशल मीडिया ने एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ताकत दी है। आज कोई भी खबर कोई भी व्यक्ति पहुंचा सकता है, तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी का एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट सोशल मीडिया के रूप में मैं देख रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से ऑर्गेनाइज वे में नेगेटिव चीजों को प्रचारित करने का प्रयास हो रहा है। अच्छा है कि कुछ मीडिया ने डेली 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा फेक न्यूज को उजागर करने के कार्यक्रम शुरू किए हैं। धीरे धीरे रेगुलर मीडिया, सोशल मीडिया, फेक न्यूज से क्या क्या नुकसान हो रहा है उस पर अगर बल देंगे तो मैं समझता हूं स्थिति सुधरेगी। दूसरा, फॉरवर्ड करने की जो फैशन है, मुझे लगता है टेक्नोलॉजिकली कोई सॉल्यूशन लाना पड़ेगा कि जिसमें कोई न्यूज आता है तो वेरिफिकेशन की कोई संभावना बने।
ये बात भी आपको आगे बताएंगे कि सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी और फेक न्यूज को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी का प्लान क्या है। उससे पहले समझिए नरेंद्र मोदी कैसे सोशल मीडिया के जरिए देश से डायरेक्ट संवाद करते हैं। रोजाना 1 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया को पॉजिटिव कैंपेन का प्लेटफॉर्म बनाया। सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक से सीधा संवाद करते हैं। मोदी के गुड गवर्नेंस में सोशल मीडिया एक अहम टूल है। शिकायत पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। मंत्रालयों के काम के फीडबैक के बारे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा, वरना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज़ होती थी जी, 5 स्टार फूड जैसा होता था वो, ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकौड़ा होता है, हाँ हाँ, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है। फिनिश नहीं होता लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हार। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है। प्रधानमंत्री से सीधे मिलना आसान नहीं है। आप ये जानते हैं कि सिक्योरिटी और टाइम की वजह से नरेंद्र मोदी 1-to-1 लोगों से नहीं मिल सकते हैं। यही वजह है कि इस दूरी को खत्म करने के लिए मोदी सोशल मीडिया का इस्तेमाल खूब करते हैं। मोदी और पब्लिक के बीच में सोशल मीडिया आज एक ब्रिज का काम करती है। मोदी अपने दिल की बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोगों को बताते हैं और लोगों की बात सोशल मीडिया के जरिए सीधे मोदी तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया के लिए मोदी का एक ही मंत्र है, वो मंत्र है पॉजिटिव अप्रोच। मैंने इसकी ताकत मैं बताता हूँ। अपने एक संगठन के बहुत ही अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन पे एक छोटा क्लिपिंग मुझे एक दिन दिखाया और वो क्लिपिंग देखकर मैं हैरान हो गया। 90 साल की कोई बूढ़ी माँ, यानी 90 साल की उम्र, वो सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं के सारे नाम एक के बाद एक खुद बोल रही थी। यानी हो सकता है मैं 2 चीजें भूल जाऊंगा लेकिन वो मां बराबर बोल रही थी। जब मैंने इसको मोबाइल फोन पे देखा तब मैं हैरान था, क्या ताकत है इसकी। मोदी की इस सोच का एग्जाम्पल है देश की आधी आबादी के नाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट को समर्पित करना। लेकिन सोशल मीडिया को लेकर एक चिंता प्रधानमंत्री की भी हमेशा रहती है। ये चिंता है सोशल मीडिया पर फल फूल रही फेक न्यूज की इंडस्ट्री। सोशल मीडिया ने एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ताकत दी है। आज कोई भी खबर कोई भी व्यक्ति पहुंचा सकता है, तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी का एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट सोशल मीडिया के रूप में मैं देख रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से ऑर्गेनाइज वे में नेगेटिव चीजों को प्रचारित करने का प्रयास हो रहा है। अच्छा है कि कुछ मीडिया ने डेली 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा फेक न्यूज को उजागर करने के कार्यक्रम शुरू किए हैं। धीरे धीरे रेगुलर मीडिया, सोशल मीडिया, फेक न्यूज से क्या क्या नुकसान हो रहा है उस पर अगर बल देंगे तो मैं समझता हूँ स्थिति सुधरेगी। दूसरा, फॉरवर्ड करने की जो फैशन है, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के लिए कोई सॉल्यूशन लाना पड़ेगा कि जिसमें कोई न्यूज आता है तो वेरिफिकेशन की कोई संभावना बने। जो बात मोदी के दिमाग में है, यही बात आज उन सब लोगों के मन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाह फैलाने और फेक न्यूज फैलाने के लिए करते हैं। सोशल मीडिया की यही वो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नरेंद्र मोदी करने में जुटे हैं। फरीदाबाद में आज एक बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल के बच्चों को छोड़ने जा रही बस अचानक आग की लपटों में गिर गई। फरीदाबाद के भटकल फ्लाईओवर के पास बस में अचानक चिंगारी उठना शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी बस को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ड्राइवर और हेल्पर आग लगने से पहले ही बस से सुरक्षित बाहर कूद गए और यह आग इतनी तेजी से फैली कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले ही पूरी बस जल गई। कश्मीरियों के मुताबिक आग ड्राइवर की तरफ के पहिए से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी बस में गिर गई। ये बस गुरुग्राम से फरीदाबाद स्कूल के बच्चों को छोड़ने आई थी। बस जैसे ही बच्चों को छोड़कर वापस जाने लगी तब अचानक इसमें आग लग गई।